138 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में 138 करोड़ टैलेंट हैं, 138 करोड़ खूबियां हैं और इन्हीं खूबियों की, इन्हीं सफलताओं की कहानी को लेकर के मैं एक बार फिर से द कैंपस के इस एपिसोड में मौजूद हूं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। भिलाई टाइम्स के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नए गुरुजी के साथ हम लोग मौजूद हैं उस गुरुजी के साथ जो कभी प्यून का काम किया करता था, जिसने कई सारे संघर्ष के काम किए हैं, कई सारे ऐसे यातनाओं को झेला है और उसके बाद आज एक ऐसे मुकाम पे हैं कि जिस तरह भिलाई में पटरी के दो पार हैं, उस पार टाउनशिप और इस पार पटरी पार, तो इस पटरी पार में कॉमर्स गुरु हैं खूबलाल साहू, जो इस वक्त मेरे साथ हैं और आप स्क्रीन पे इनको देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि इंटरव्यू लिया जाए हाँ। और तो शुरुआत करते हैं हम। कॉमर्स गुरु हैं आप। हाँ। कॉमर्स की शुरुआती पढ़ाई आपने जो भी की पूछा जाएगा, लेकिन पटरी के इस पार, उस पार तो एजुकेशन हब है, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो उस पार तो खैर जाने माने लोग हैं। इस तरफ एक पहचान बनाना, कॉमर्स को लाना और एकदम अडीग हो जाना कि यहाँ के जो क्षेत्र हैं, कोहका का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कॉमर्स को एकदम विस्तार रूप से विकसित कर देना, किस तरह का दिमाग में आया? कैसे कोचिंग का कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? कोचिंग का तो कॉन्सेप्ट मेरे अंदर शुरू से नहीं था सीमान भाई। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि मैं कोचिंग लाइन में जाऊं, कभी कोचिंग बच्चों को एजुकेट करूं। ये तो मेरे मन में कभी था ही नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या, 2002-03 में मेरे पापा लोग दो भाई थे। तो उस समय दोनों भाई के बीच जो फैमिली मैटर होता है, ऐसा बंटवारा हुआ। तो एजुकेशन के लिए पापा को भी अपन बोल नहीं सकते थे क्योंकि स्थिति उस समय थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो फिर अपन सोचे यार कि पढ़ाई को ब्रेक करना तो ठीक नहीं है, अभी तो समय अपन पढ़ सकते हैं। तो फिर मैं फैसला लिया कि नहीं यार, चलो अपन खुद की कमाई करके पढ़ते हैं। ऐसा करके मैं फिर काम चालू किया, इधर उधर काम करता था, पैसे थोड़े आते थे, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता था उस काम को लेके। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार ये काम अपने लिए नहीं बना हुआ है। तो ऐसे करके मैंने कम से कम अपने लाइफ में 10-12 काम किया, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई काम मेरे को पसंद नहीं आया। अचानक मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे को बोले यार कि मेरे को कोचिंग पढ़ना है। तो मैं बोला कि कोचिंग चलो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर ले चलता हूँ। तो मैं उसको ले गया वहाँ पर कोचिंग पढ़ाने के लिए कि चलो करके, लेकिन वो बोले कि यार यहाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो उनके पिताजी मेरे को बोले कि भैया आप ही थोड़ा बता दिया करो ना जो समय रहता है, ऐसे करके। तो लड़के का भी मेरे को नाम अभी तक याद है, पहला स्टूडेंट था वो, उत्तम निर्मलकर करके। अच्छा। कोका का था। तो फिर उसके बाद मैं उसको बोला कि ठीक है, पढ़ा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा बेसिक स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था, क्योंकि काम भी करते थे साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो मैं बोला कि आप एक काम करो, जहाँ आप स्कूल जाते हो वहाँ टीचर का कॉपी ला लो, अगर मेरे से बन पाएगा तो मैं कोशिश करूंगा, हो जाएगा ऐसे करके। तो बच्चा दिखलाया मेरे को कॉपी, मेरे को लगा हाँ यार कॉन्सेप्ट तो अपन पढ़े हुए हैं, ऐसे करके। तो फिर मैंने उसको पढ़ाना चालू किया। तो फिर धीरे धीरे कारवा ऐसा चलता गया। तो ऊपर वाली कृपा और समस्त कोहका वाली भिलाई वासियों का आशीर्वाद था कि आज इस मुकाम तक आए हैं। उत्तम ने सर्वोत्तम कर दिया सब है। हाँ, उत्तम ने सर्वोत्तम कर दिया। तो लेकिन जो यहाँ पे आने की बात थी कॉमर्स को लेकर के, उससे पहले का जो संघर्ष था, आपने बताया, हमने बातचीत की थी, आपने बताया था कि प्यून, हाँ, फिर चाय बेचा। हाँ, चाय भी बेचे, इंडियन टी स्टॉल चलाते थे उस समय। इंडियन टी स्टॉल? हाँ। कहाँ पे? यहीं घर के सामने चलाते थे इंडियन टी स्टॉल। सुबह काम चालू होता था, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक चाय वाय बेचते थे। लेकिन फिर समस्या खड़ी हो गई उधारियों का। हाँ, कई लोग रहते वाले बाद में थे, बोले बाद में देंगे। मैं बोला यार ये भी काम ठीक नहीं है, यहाँ तो सारा सामान खरीदने के लिए पैसा अपने पास नहीं हो पा रहे थे, काम ही छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली फिर चाय वाला भी काम मैंने 6-7 महीना बिल्कुल किया, चाय वाला काम। हाँ, फिर उसके बाद मैं वो काम को फिर बंद कर दिया। उसके बाद फिर कोयला बेचने का भी काम हम लोग किया। कोयला बेचना? हाँ, कोयला ही बेचते थे। पापा कोयला गिराते थे, दोनों भाई और मैं, दोनों मिलकर कोयला और लकड़ी बेचते थे। तो भी काम हम लोग किए, कुट्टी भी बेचे, सीडी कैसेट का भी हम लोग ने धंधा किया। क्या बोलते हैं जो ठगड़ा बांध बना हुआ है, जहाँ पर अभी वो रेलवे फाटक था, उसके बगल में बैठ के अपन सीडी भी बेचते थे। सीडी कैसेट? हाँ, अच्छा, सीडी कैसेट अपन बेचते थे उस समय। तो ऐसा था कि कहीं से भी इनकम आए, गलत काम करके ना आए। पापा शुरू से सिखाए थे कि गलत काम नहीं बेटा, जो भी काम करना है, जैसा भी काम करना है। तो अपन कुछ भी काम किए कि अपना बैंक में भी कुछ समय तक थे वहाँ पे?
हाँ, आईसीआईसी बैंक में करीब 6 महीने था। श्रीनिवास सर थे, आईसीआईसी बैंक होम लोन ढिल्डन कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पीएन का काम किया था 6 महीने तक। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सजेस्ट किया था कि खूबलाल तो ठीक है, ये काम मत कर बेटा ऐसा कर, क्योंकि सेकंड ईयर में था मैं उस समय। तो मेरे को बोले थे कुछ अच्छा काम कर ऐसा करके। मैं बोला नहीं सर, पैसे की जरूरत है इसलिए मैं कर रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है करके। फाइनली उन्होंने अपनी लड़की को मेरे पास भेजा था पढ़ाने के लिए 6 साल बाद। उनको जब लगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से मिले, बोले यार मेरी लड़की को पढ़ाना है ऐसे करके। तो ये भी था। कितने स्टूडेंट होंगे आप अभी? तो कितने से शुरुआत की थी और आज कितने हैं? शुरुआत तो 1 से ही हुआ था। अच्छा, 2002 में मैं शुरुआत किया था, तो 1-2 बच्चे थे। शुरुआत 1 से हुआ था, फिर 2-3 बच्चे आ गए थे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। अभी अपने पास मान के चलो 670-72 बच्चे। 670 बच्चे? हाँ, सिर्फ कॉमर्स के बच्चे को तो अपन पढ़ाते हैं। उस टाइप से अपना क्लासेस चलता है अभी भी। लेकिन पेरेंट्स, जैसे आपके सामने स्थिति थी, अभी भी पेरेंट्स ऐसा है क्या? लेकिन अब तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कवर हट गए, कई परतें हट गई हैं। जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, हाँ। उसके अलावा कुछ सोचता नहीं आदमी। हाँ, आज भी मतलब जनरेशन बना हुआ है कि पिताजी अगर मैथ्स लिए हुए हैं तो उसका बच्चा भी मैथ्स ले, इस टाइप से लोगों के अंदर ये बना हुआ है। बाकी भिलाई जैसे शहरों में भी मेरे ख्याल से 10-12 साल में कॉमर्स के प्रति प्राइवेट स्कूलों में भी अब कॉमर्स चालू हो गया। पहले तो बहुत सारे स्कूल में कॉमर्स था नहीं। आज के डेट में तो भिलाई में मैक्सिमम हर स्कूलों में कॉमर्स चालू हो गया। और स्टूडेंट मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं क्लास 10th में था तो मैं कॉमर्स लेना चाहता था। अच्छा। लेकिन मेरे चाचा जी उस समय थे, पिताजी तो कम देखते थे पढ़ाई की ओर। तो चाचा जी मेरे बोले कि नहीं यार मैथ्स लेना है। स्कूल वाले टीचर ही बोले कि मैथ्स लेना है, खूबलाल तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर है मैथ्स में ऐसे करके। तो बोला नहीं मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ ऐसा करके। तो बोले कि टीसी देंगे अगर आप नहीं लोगे ऐसा करके। तो फिर चाचा जी मेरे को बोले नहीं तुम यहीं पढ़ो, मैथ्स लो, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा है करके। मैं चाचा जी मैं तो कॉमर्स ही पढ़ूंगा। तो स्कूल वाले बोले कि टीसी तुमको देंगे, हो सकता है मजाक किए होंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी वहाँ पर जाके फिर मैं बोल दिया कि मेरे को टीसी दे दो। फिर मैं बीएसपी सेक्टर 7 स्कूल में गया, वहाँ पर मेरे को कॉमर्स मिल गया। तो मेरे को टीसी लेना पड़ा था। टीसी लेना पड़ा था। हाँ। इसके लिए, कॉमर्स के लिए। और आज कॉमर्स के गुरु हैं। हाँ, आज कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है पढ़ाने में, अच्छा लगता है। और लोग अब जानते हैं, अखबारों में छपते हैं फोटोज जब फ्लैक्स में लगते हैं तो और भी ज्यादा लोग देखते होंगे तो बताते होंगे यार ये खूबी साहू ये है और हमारा दोस्त है ऐसा। हाँ, दोस्तों का भी बहुत सहयोग रहा है। कोचिंग सेंटर में आने के लिए बहुत सहयोग किए लोग। हाँ, तो आपका आसपास का वातावरण वैसा नहीं था? हाँ, वातावरण तो एजुकेशन का वातावरण उतना नहीं था। तो पहले कोहका आप पहले रहते भी थे, तो आप देखोगे कोहका में कोई एजुकेशन का, कॉमर्स क्या होता मतलब एक स्टूडेंट बता रहा हूँ कि कॉमर्स को लोग पढ़ नहीं पाते थे। मतलब कॉमर्स को पढ़ने में लोगों को दिक्कत होता था। ये था मतलब वो हिंदी में कॉमर्स लिखा होता था, उसको लोग ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। ये स्थिति। अच्छा, उसको वर्ड को ही कॉमर्स को ही नहीं पढ़ पाते थे। ये क्या लिखा है, तो वो चीज मैं देखा कि ये क्या लिखा है, क्या लिख दिया तूने ऐसे करके। कि लोग मेरे को बोलते भी थे। तो मैं बताता था एक सब्जेक्ट है यार कॉमर्स ऐसे करके। तो ये था उस समय स्थिति यहाँ पर। अब तो कॉमर्स अच्छा डेवलप हो गया। उस समय के दौर और अब के दौर में तो बहुत फर्क आ गया। हाँ, बहुत फर्क आ गया। अभी कोर्स मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? अभी हमारे यहाँ 11-12 चलता है कॉमर्स का। 11-12 में तीनों सब्जेक्ट चलता है। बीकॉम की क्लासेस चलती है। प्रोफेशनल क्लासेस भी अभी 3 साल से हम लोग चालू किए हैं, सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन। और कुछ बच्चे अभी फाइनल ईयर में भी चले गए हैं। 2-4 बच्चे जो सीए फाइनल की ओर चल गए हैं, लेकिन हम लोग क्लास अभी सिर्फ फाउंडेशन और इंटरमीडिएशन तक रखे हैं। इस टाइप से सीए, सीएस और सीएमए की क्लास हम लोग चलाते हैं। तो ये अभी क्लास चल रही है? हाँ, ये क्लास अभी। कितने लोग होंगे आपके यहाँ? कोई और पढ़ाने वाले? हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए मेरे यहाँ मिसेस है, वो पढ़ाती है। अच्छा, आपकी मिसेस? हाँ, वो भी पढ़ाती है। अच्छा। क्लास 12th ले लेती है, बीकॉम के कुछ क्लासेस वो ले लेती है, बहुत हेल्प करती है मेरे कोचिंग लाइन में। हाँ, तो मेरे मिसेज भी क्लास लेती है। उसके बाद एक टीचर और है, एक ऑफिस स्टाफ है, फिर एक टीचर। मतलब हम लोग टोटल अगर देखा जाए तो 6 लोग की टीम। 6 लोग की टीम है। छोटी सी टीम है लेकिन एक बड़ा काम कर रही है और लोगों को पढ़ा रही है। बहुत बड़ी बात है। एक चीज और है कि एजुकेशन में तो खूबलाल साहू का नाम है कोहका में। कोहका की राजनीति में भी कहीं ना कहीं खूबलाल साहू का नाम आता है। पॉलिटिक्स में कई बार हमने खुद देखा है और ये भी देखा है कि प्रभावशाली क्षेत्र है कोहका। जिधर खूबलाल साहू जाते हैं कोहका की राजनीति उधर पलटती है। नहीं, ऐसा हमने देखा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही लगता है। हाँ, राजनीति से थोड़ा सा मैं लगता है कि अगर कोई
जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, अगर मेरे को लगता है कि आदमी सही है, जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों की समस्या लगातार सॉल्व करते आ रहा है, तो ऐसे आदमी का मैं सपोर्ट, ऐसे कैंडिडेट का सपोर्ट जरूर करता हूं कि आगे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करे। पिछले चुनाव में मैं थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय हो गया था, आपसे मुलाकात भी हुआ था एक समय, है ना, लेकिन मेरे को राजनीति में तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिक्षित लोग राजनीति में अपना थोड़ा सा दखल अंदाजी करें। जैसे बोलते हैं कि राजनीति गंदी है, हाँ, उस टाइप से जो बात आती है, तो मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए राजनीति में, ताकि राजनीति का स्तर एक अच्छा उच्च कोटि का हो और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही सुविधाएं मिल सके। इसलिए मैं थोड़ा सा राजनीति में कभी कभी अच्छे लोगों के प्रति समर्पित हो जाता हूं कि ये लड़का अच्छा है, अच्छा कर सकता है, भिलाई के लिए कर सकता है। वाकई में साफ सुथरे लोग आएंगे तो राजनीति भी साफ सुथरी होगी। आगे का क्या प्लान रहेगा आप लोगों का, चूंकि एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, लोगों को तो पढ़ा ही रहे हैं, आगे क्या कुछ? आगे का प्लान ये है कि कैसे भी कॉमर्स के क्षेत्र में जो अपन लोग सुविधाएं बच्चों को प्रदान कर रहे हैं भिलाई जैसे शहर में, तो इस सुविधाओं को और कैसे इम्प्रूव किया जाए कि बच्चों का इंडिया लेवल में सिलेक्शन होना चालू हो। क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी सेंटर चल रही भिलाई में, बस हमारा प्रयास ये है कि कैसे भी भिलाई तो एजुकेशन हब है, इसको और कैसे डेवलप किया जाए कि हर साल CAS या CMA में ऑल ओवर इंडिया रैंक के बच्चे तैयार हो। इसके पीछे हम लोग अब मेहनत में लग गए कि कैसे भी भिलाई को इस ओर ले जाना है कि कॉमर्स में अपना परचम लहरा है, इस ओर हम लोग लगे हुए हैं निरंतर। तो ये अपना अगला स्टेप रहेगा कि कैसे भी बच्चों को टॉप कराया जाए इंडिया लेवल पे। इस कॉमर्स में आने से पहले, मतलब जब शुरुआती दौर रहा, आप किसको अपना गुरु मानते हैं, किसको ऐसा मानते हैं कि इनकी वजह से मैं यहाँ तक आज हूँ? अगर देखा जाए मेरे गुरु प्रेरणा स्रोत जो कोचिंग सेंटर में हमेशा मेरे को हेल्प करते हैं, मेरे को थोड़ा डांटते रहते हैं कि अभी ये कर, वो कर, इस टाइप से करना चाहिए चीज़ों को, जो मेरे को समझाते हैं, तो मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर संतोष राय सर हैं कि उनके प्रेरणा मेरे को हमेशा शुरू से अभी तक मिलते आया है। तो मेरे प्रेरणा स्रोत है मेरे मम्मी पापा, जो मेरे को हमेशा सहयोग किए कि बेटा ठीक है, तुम कोचिंग चला रहे हो, हम लोग तुम्हारे साथ है। खासतौर पर मेरे यहाँ धर्म पत्नी का तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, कभी भी कोचिंग में कोई दिक्कत होता है तो मेरे को बिल्कुल समझाती है वो कि नहीं ठीक है, सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, सब्र रखो, ऐसे करके। कभी कभी सब्र नहीं आता, टीचर है फिर भी अपने अंदर कभी कभी कमी हो जाती है, तो मेरे यहाँ मैडम भी मेरे को समझाती है। तो ऐसा करके संघर्ष से चलते चलते आए हैं धीरे धीरे। तो खास तौर पे मम्मी पापा, मेरे भाई का भी विशेष सहयोग रहा है, संतोष राय सर का, इनके सहयोग से मेरे को ऐसा लगता है और ऊपर वाले कृपा से यहाँ तक अपन आए हैं। गुरु को बोलते हैं भाग्य विधाता होता है, भाग्य बनाता है। हाँ। लेकिन गुरु का भाग्य जब बनता है, जब बन रहा होता है, उस प्रोसेस में कहीं भी लगा खूबलाल साहब कि वो टूट चुके हैं या एकदम अब यार कुछ नहीं हो रहा, अब तो क्या करें, कुछ ऐसा इस तरह का कभी इस लाइन में जब से मैं आया सीमान भाई, तब से मेरे को लगा ही नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, उससे पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था जब काम करता था, लेकिन इस लाइन में आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला इज्जत मिलता है कि इज्जत मिलता है। अपन कहीं भी जाते हैं तो 4 लोग बोलते हैं कि सर जी प्रणाम, अपने पुराने बच्चे मिलते हैं, कहीं शोरूम में गए वहाँ अपने पुराने बच्चे हुए काम करते मिलते हुए, तो वहाँ पर अपना रेपुटेशन थोड़ा सा बढ़ता है। तो लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये काम बहुत अच्छा है और इसको अब और कैसे अच्छे ढंग से किया जाए कि जिससे मतलब अपन और बच्चों को आगे ले जा सके, ताकि बच्चे हमारे आगे जाए। और अपन कहीं मार्केट में जाते हैं ना सीमान भाई, तो वहाँ पर इज्जत मिलता है। तो इसलिए काम करने में बहुत मजा आता है कि हाँ यार ये काम करने में मजा है तो वाकई वो काम सक्सेसफुल जरूर होता है। ये तो मैंने सीखा कि अगर आपको मजा है तो बिल्कुल आप सक्सेस हो गए। ऐसे करके जिद आपने की, आपने अपनी दुनिया तो बदल ली। लेकिन फ्रस्ट्रेट, जैसे आपने बताया कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते जब से इस काम में आए। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो फ्रस्ट्रेट कहीं ना कहीं हो जाते हैं, कभी ऐसा, कभी रिजल्ट को लेकर के, परिणाम को लेकर के। तो उस समय ऐसे छात्रों के लिए क्या करते हैं आप, क्या उनको? ऐसे छात्रों के लिए हम लोग मनोवैज्ञानिक क्लासेस लगाते हैं। जब क्लासेस हमारे यहाँ चलती है ना, तो उसी समय हम बच्चों को समझाना चालू कर सकते हैं कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको इतना भी सीरियस भी लेना जरूरी है, लेकिन इतना भी सीरियस ही ना ले कि जिंदगी से बड़ा हो जाए पढ़ाई। क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी बड़े लोग भिलाई में आज है या देश में हैं, तो ऐसे बच्चे लोगों को भी हम समझाते हैं कि यार वो लोग कम पढ़े लिखे हैं फिर भी हैं। तो इसलिए बच्चे लोग को समझाते हैं कि कोई गलत डायरेक्शन में मत चले जाना। अगर हो रहा है बेटा तो अच्छे से करो, नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक कम से कम नॉर्मली एजुकेशन तो आपके पास होना चाहिए, कम से कम वहाँ तक आप चले जाओ, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट ना हो, कोई गलत कदम मत उठाओ। ऐसा करके जिंदगी बहुत बड़ा एक बार मिला हुआ है, जैसे भी हो अपन जिए कुछ चीज़ों को। तो बच्चे लोग के लिए मनोवैज्ञानिक क्लास हम लोग बीच बीच में लगाते रहते हैं। खासतौर पर दिसंबर में जब एग्जाम का समय आता है, तब ये सब क्लासेस हम लोग बच्चे लोग को देना चालू करते हैं कि बच्चों का कैसे भी डेवलपमेंट हो, अंदर से बच्चे डेवलप हो, ताकि किसी गलत कदम की ओर ना जाए।
आप कई सारे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुछ ट्रस्ट हो या फिर कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ा हुआ है। इन सारे चीज़ों में घर को टाइम कैसे देते होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो पढ़ाने वाले स्टाफ टीचर भी कम है, तो आप मेंटेन कैसे करते हैं समय को? मेरे ख्याल से पहले क्या होता था कि जब मैं संगठन में नहीं जुड़ा था तो इच्छा होता था कि देश के लिए कुछ काम करना है, चलो देश के लिए तो कोई अपने भिलाई के लिए कुछ काम करना है, संगठन में कुछ काम करना है, लोगों से मिलना है, ऐसे करके। तो पहले जो खाली समय होता था, जो अपन मूवी देखने में चले जाते थे, इधर उधर अपन घूम के बिता देते थे, तो मैं चाहता हूँ अब वो समय संगठन को दिया जाए। और इसमें मेरे यहाँ मिसेस का भी बहुत रोल रहता है, कभी मेरे को चिल्लाती नहीं कि तुम यहाँ क्यों गए, वो खुद बोलती है कि नहीं आना जाना चाहिए, 4 लोग से मिलोगे तो तुमको भी चीजें समझ आएगी। तो वो सब जो समय जो फालतू इधर अपन वेस्ट करते थे, वो चीज़ों को मैंने अपने संगठन में, इधर ट्रस्ट में मैंने देना चालू कर दिया, और उससे निश्चित रूप से मेरे को भी उससे फायदा हुआ। कहीं ना कहीं मेरा भी डेवलपमेंट हुआ, खास तौर पे सोच के प्रति, क्योंकि जब हम अच्छे लोग से मिलेंगे तो हमारा सोच अच्छा होगा, तो हम काम अच्छा करेंगे। तो इस टाइप से हमने समय दिया उसको। तो ये थे खूबलाल साहू जी, जिनकी खूबियों को हमने जाना और इनकी सफलता की कहानी, इनके संघर्ष की कहानी हमने जानी। और इसी तरह की और कहानियों के साथ, इसी तरह के कैंपस में नए टीचर्स के साथ हम फिर से मौजूद होंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।